गुड इवनिंग भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। आज हम रेशियो चैप्टर, मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया, रेशियो चैप्टर खत्म करने वाले हैं ना। तो जल्दी से रेशियो चैप्टर को खत्म करते हैं। 25वें सवाल तक हो गया, 24वां 25वां सेम ही डल गया था। सवाल नंबर 26 से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 से ये बताइए बच्चों, बताओ क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का। कौन करेगा? यदि किसी तालाब को वर्षा के जल से भरने में 42 दिन लगते हैं, यदि पानी का लेवल हर दिन दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। आज की क्लास का सवाल नंबर 1, 2 सवाल कर लेंगे में से। ये वो सवाल है, ये सवाल नहीं एक्चुअली पहेली है, जो गांव में बड़े बूढ़े भी पूछते हैं। पूछते हैं ना वो कि भाई एक कीड़ा है, एक कीड़े का साइज हर दिन डबल हो रहा है, अगर कीड़े का साइज 16 दिन में पूरा हो गया तो बताओ आधा कितने दिन में हुआ था। इस तरीके से सवाल पूछते हैं गांव में बड़े बूढ़े। तो भाई एक तालाब है, उसको बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं। हर दिन पानी का लेवल डबल होता जाता है, तो 1/16 भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि मैं कह सकता हूं कि 42 दिन में, 42 डेज में पूरा एक तालाब भर गया। 42 दिन में पूरा एक तालाब भर गया, यानी कि उससे एक दिन पहले कितना? 42 दिन में पूरा एक तालाब भर गया, उससे एक दिन पहले आधा तालाब भरा होगा। आधा एक दिन पहले, क्योंकि हर दिन पानी का लेवल डबल हो रहा है, आधे का डबल ही तो एक होता है। उससे एक दिन पहले और आधे का आधा, 1/4 तालाब भरा होगा। उससे एक दिन पहले और 1/4 का आधा, 1/8 तालाब भरा होगा। उससे एक दिन पहले और आधा, 1/16 तालाब भरा होगा। 1/16 तालाब, यानी कि ये हुआ। तो 42 दिन से कितने दिन पहले जाना है? 41 दिन, 40 दिन, 39 दिन, यानी कि 38 दिन। तो 38वें दिन पे तालाब का लेवल 1/16 भरा होगा, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। आई बात समझ में? क्योंकि पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है। अगर 42 दिन में पूरा तालाब भरा है 1 यूनिट, तो उससे एक दिन पहले आधा भरा होगा, उससे पहले और आधा 1/4, उससे पहले और आधा एक दिन पहले 1/8, उससे एक दिन पहले 1/16। तो 42 से 41, 40, 39 और ये 38 दिन आ गया। बहुत बेसिक सवाल था। आगे चलिए, सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी करो मेरे भाई। सवाल नंबर 27, ये बताइए। ए जेंटलमैन डिसाइडेड टू ट्रीट ए फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। भाई एक जेंटलमैन ने डिसाइड किया कि अपने मोहल्ले के कुछ बच्चों को पार्टी कराऊंगा। ठीक है। ही गिव्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक। तो भैया उसने ना, एक जेंटलमैन ने डिसाइड किया कि मोहल्ले के बच्चों को पार्टी कराऊंगा, टॉफी खिलाऊंगा। तो टॉफी लेके आया। ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफी एंड वन एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे को बुलाया, इधर आ। उसको आधी टॉफी दे दी अपने स्टॉक की, और एक टॉफी एक्स्ट्रा दी। ठीक है ना? जितना भी उसके पास स्टॉक था, आधी टॉफी दे दी उसे, एक टॉफी एक्स्ट्रा दी। फिर क्या किया? देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक अलोंग विद वन एक्स्ट्रा टू द सेकेंड चाइल्ड। अब दूसरे बच्चे को बुलाया, ए दूसरे वाले आ। दूसरे वाले को स्टॉक का जितना उसे बचा है, दूसरे वाले को क्या किया, जितना उसके पास अब टॉफी बची है उसका आधा टॉफी दी, हाफ स्टॉक दे दिया, और एक टॉफी एक्स्ट्रा दी। और इसी फैशन में वो कंटिन्यू करता है, यानी कि रिमेनिंग टॉफी का आधा प्लस एक एक्स्ट्रा हर बच्चे को वो देता जाता है। हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट आफ्टर ही टेक्स केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन की पार्टी कराने के बाद उसका स्टॉक मेरे दोस्तों निपट गया। तो पूछा है उसके स्टॉक में शुरुआत में कितनी टॉफी थी?
उसके स्टॉक में स्टार्टिंग में कितनी टॉफी थी, आपसे पूछा है। नाउ लिसन केयरफुली। सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ऑप्शन से, एक मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। पहले आप सवाल समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार पेपर में आता है ना। ऐसे सवालों को उल्टा सॉल्व करते हैं रिवर्स मेथड से। ठीक है जी। एक जेंटलमैन पार्टी देना चाहता है, बच्चों को टॉफी खिलाना चाहता है, तो बच्चों को बुलाता है। हर बच्चे को, पहले बच्चे को बुलाया, आधा स्टॉक दे दिया, एक एक्स्ट्रा दी। अब दूसरे बच्चे को बुलाया, रिमेनिंग जितनी टॉफी बची रिमेनिंग का आधा दिया, एक एक्स्ट्रा दिया। फिर तीसरे को बुलाया, रिमेनिंग का आधा दिया, एक एक्स्ट्रा दिया। क्लियर है? ऐसे हो रहा है। बचपन में कैसे करते थे ऐसे सवालों को? एक्स मान के। लेकिन एक्स मान के अगर ये सवाल करोगे 5 बच्चे तक पागल हो जाओगे। पर थोड़े समझदार हुए तो 100 मान के करने लगे। 100 मान के अगर करोगे ऐसे सवाल को तो भी पागल हो जाओगे। फिर थोड़े और समझदार हुए तो हम ऑप्शन से करने लगे कि भाई जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। भाई टॉफी की संख्या इंटीजर होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को टॉफी फोड़ के देगा। अगर जैसे मैंने पहला ऑप्शन मान लिया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 59 टॉफी है तो पहले बच्चे को 59 का आधा देगा तो डेसिबल में चला जाएगा ना। 59 का आधा, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैंने 60 मान ली कि 60 टॉफी है तो पहले बच्चे को आधा देगा मेरे भाई 30, फिर एक और देगा 31। 60 में से पहले बच्चे को आधा देगा 30, एक टॉफी और देगा 31, तो कितनी बची? अब 29 बची। फिर दूसरे बच्चे को 29 का आधा, 29 का आधा करेगा डेसिबल में चला जाएगा। ये आंसर नहीं है। ये देखते 64। अगर 64 मानते हैं तो पहले बच्चे को आधा टॉफी देगा 32, फिर एक और देगा 33, तो 64 में से 33 देगा तो बची 31। फिर दूसरे बच्चे को 31 का आधा, 31 का आधा 15.5, 15.5 फिर डेसिमल में चला जाएगा। ये आंसर नहीं है। आंसर बचा ये। तो यानी कि ऑप्शन से इस सवाल का एक ही आंसर हो सकता है 62। समझ में आया? अरे भाई समझ आया कि नहीं? अरे यार बेटा कैसे मुर्दा आदमी हो पता नहीं। लेकिन भाई इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या? ये तो फिर भी हो गया ऑप्शन से। करने का तरीका क्या है? उल्टा सोचना है मेरे भाई। देखो इस सवाल में उल्टी क्या है, सीधी कहानी क्या है कि वो हर बच्चे को आधा स्टॉक देता है। वो हर बच्चे को आधा स्टॉक देता है प्लस एक टॉफी और देता है मेरे भाई। वो हर बच्चे को आधा स्टॉक देता है प्लस एक टॉफी और देता है मेरे दोस्तों, एक टॉफी और देता है। ऐसे ही तो चल रहा है। अगर मैं इसका उल्टा सोचूं तो उल्टा क्या होगा कि भाई उल्टा अगर सोचूं तो +1 करना पड़ेगा और दुगना करना पड़ेगा, डबल। भाई मान लीजिए उसके पास 60 टॉफी है तो क्या कर रहा है, पहले बच्चे को आधी टॉफी दे देगा 30, फिर एक टॉफी और देगा 1। ये होगा। अगर मैं इसका उल्टा सोचूं तो उल्टा क्या होगा मेरे भाई? उल्टा अगर मैं सोचूं तो उल्टा क्या होगा? +1 करना पड़ेगा, फिर जितना बचा उसका दुगना करना पड़ेगा। +1 करो, जितना बचा उसका दुगना करना पड़ेगा। ऐसी तो होगा। क्लियर है भाई? वो हर बच्चे को आधी टॉफी देता है, एक एक्स्ट्रा और देता है। अगर मैं इसका रिवर्स करूंगा तो +1 करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। भाई वो ना 5 बच्चों की इसी तरीके से पार्टी करता है। 5 बच्चों की पार्टी करने के बाद कोई टॉफी नहीं बची, 0 टॉफी बची। 5 बच्चों की पार्टी करने के बाद कोई टॉफी उसके पास नहीं बची। तो जब वो 5वें बच्चे के पास आया होगा, 5th चाइल्ड के पास जब आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 0 में 1 जोड़ो प्लस 1, 1 का दुगना करो 2, 2 टॉफी होंगी। 5वें बच्चे के पास जब आया होगा 2 टॉफी होंगी। 2 में से आधा 1 दे दी प्लस 1 और दे दी, 0 बची। जब वो चौथे बच्चे को पार्टी देने गया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 2 में 1 जोड़ो 3, 3 का दुगना करो 6, 6 टॉफी होंगी। अगर 6 टॉफी होंगी, 6 में से आधी 3 दे दोगे, एक एक्स्ट्रा दे दोगे, तब जाके टॉफी 2 बचेंगी ना। तब जाके 2 टॉफी बचेंगी मेरे भाई। यही तो हो रहा है। तीसरे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 6 में 1 जोड़ो 7, 7 का दुगना करो 14, 14 टॉफी। जब वो दूसरे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 14 में 1 जोड़ो 15, 15 का दुगना करो 30 टॉफी। जब वो पहले बच्चे के पास आया होगा यानी कि स्टार्टिंग में कितनी टॉफी होंगी?
30 में एक जोड़ो 31, 31 का दुगुना करो 62, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 62 टॉफी होंगे और ये आंसर है 62। ये आंसर खत्म। आए समझ में? तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, ठीक है जी, ऑप्शन वाला भी और ये वाला भी। आगे आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 28। और देखिए इस टाइप के हम लोग दो सवाल करेंगे, दो सवाल करेंगे। इस टाइप के सवालों को करने का भी बेस्ट तरीका ऑप्शन से ही है, ऑप्शन से। पेपर का पूछा हुआ सवाल है एज इट इज। मिस्टर अंकित इज ऑन टूर टू सियाचिन एंड ही हैज 900 रुपए फॉर इच एक्सपेंडिचर। मिस्टर अंकित सियाचिन घूमने गए और अपने खर्चे के लिए 900 रुपए ले गए। खर्चे के लिए कितने रुपए ले गए? 900। इफ ही एक्सीड हिज टूर बाई 4 दिन, अगर वो अपना टूर 4 दिन बढ़ाते हैं, यानी कि 4 दिन ज्यादा इंजॉय करते हैं टूर पे, ही मस्ट ट्रिम डाउन हिज डेली एक्सपेंडिचर बाई ₹2.5। तो उसे अपना डेली एक्सपेंडिचर 2.5 रुपीज से ट्रिम डाउन करना होगा, कम करना होगा। भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी सियाचिन घूमने गया 900 रुपए लेके, ठीक है। अब उससे सियाचिन अच्छा लगा मेरे भाई, अब वो बोला है 4 दिन और रुकेंगे यहां पे, तो भाई पैसे तो 900 ही हैं, 4 दिन और रुकना है, तो उससे अपना डेली का खर्चा 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। डेली एक्सपेंडिचर 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। तो पूछा है मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए टूर पे गए थे। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है बेसिक मेथड, कि मान लीजिए मिस्टर अंकित सियाचिन में छुट्टियों के लिए X दिन गए थे। मिस्टर अंकित X दिन के लिए गए थे मेरे भाई, छुट्टियों के लिए X दिन के लिए, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, तो आप मुझे बताओ मिस्टर अंकित X दिन के लिए गए थे, तो उनका डेली का एक्सपेंडिचर क्या होगा, डेली का खर्चा क्या होगा? भाई 900 रुपए लेके गए थे मिस्टर अंकित, 900 रुपए लेके गए X दिन की छुट्टी मनाने सियाचिन। तो हर दिन कितना खर्चा करना पड़ेगा? 900 बटे X रुपए खर्चा करना पड़ेगा, 900 बटे X। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, हे राम। तो मिस्टर अंकित 900 रुपए मेरे प्यारे भाई लेके गए X दिन घूमने, तो हर दिन का खर्चा कितना होगा? 900 बटे X रुपए। लेकिन सियाचिन पसंद आ गया भाई, 4 दिन ज्यादा रुके। पहले X दिन का प्लान था, अब कितने दिन का प्लान कर लिया? X प्लस 4 दिन का। तो अब उन्हें X प्लस 4 दिन रुकना है। तो भाई 900 रुपए में अब X प्लस 4 दिन रुकना है, तो अब एक दिन का खर्चा कितना होगा? 900 बटे X प्लस 4। भाई अब जो है 900 रुपए में X प्लस 4 दिन रुकना है, तो अब एक डेली खर्चा कितना होगा? 900 बटे X प्लस 4 होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई अब जो है 900 रुपए खर्च करके X प्लस 4 दिन रुकना है, तो अब डेली का खर्चा कितना होगा? 900 बटे X प्लस 4। और सवाल में कह रहा अब डेली खर्चा पहले से 2.5 रुपए कम करना होगा। अब डेली का खर्चा पहले से 2.5 रुपए कम करना होगा, 2.5 रुपए कम करना होगा। तो ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई भाई, ये आपके सामने इक्वेशन बन गई, गोरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पहले X दिन का टूर था, अब X प्लस 4 दिन का टूर है, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है बेसिक मेथड। लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है कि ऐसी सॉल्व हो जाएगी मेरे भाई, टाइम लगेगा। तो ये भी बेकार मेथड है, ठीक है ना। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, आपको ऑप्शन से चेक करना है
इस सवाल को ऑप्शन से चेक करना है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। भाई देखो, हमें एक्स का मान निकालना है, सवाल में ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट साइड में क्या आ रहा है, ढाई। ढाई कितना प्यारा नंबर है, प्यारा सा नंबर है ढाई, देखो कितनी आवाज अच्छी है। अब x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 900 को आसानी से डिवाइड कर दे। जहां बटे में सड़ा नंबर आएगा, जैसे 900 बटे 17, क्या 917 से भाग होता है? क्या 943 से भाग होता है? 949 से भाग होता है? नहीं होता। जहां बटे में सड़ा नंबर आएगा वो ऑप्शन हटा देंगे। अगर 36 दिन के लिए प्लान किया था, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो 40 दिन का होगा। अगर 45 दिन का प्लान किया था, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो 49 दिन होगा। अगर 30 दिन का प्लान किया था, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो 34 दिन रुकोगे। अगर 25 दिन के लिए गए थे, 4 दिन ज्यादा रुकोगे तो 29 दिन रुकोगे मेरे भाई। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 900 को आसानी से डिवाइड करते हो। अगर 900 आसानी से डिवाइड होगा तो ही घटा के ढाई आएगा। क्या 949 से भाग होगा? क्या 900, मैं आपसे कहूं 900 क्या 49 से भाग होगा? नहीं। जब 949 से भाग ही नहीं होगा तो भैया फिर घटा के ढाई कैसे आएगा? तो डेसिमल में चला जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 934 से भाग होता? 34 में आएगा 17। अगर मैं एक्स की जगह यहां 30 रखूंगा, 30 4 34, ये 900 बटे हो जाएगा 30 जमा 4 34। क्या 934 में आता 17? क्या 917 से भाग होगा? जब भाग ही नहीं होगा, डिवाइड ही नहीं होगा, तो घटा के ढाई कैसे आ जाएगा? इतना प्यारा नंबर ये भी नहीं है। 929, 29 प्राइम नंबर है। जहां बटे में 11 17 29 ये सब सड़े हुए नंबर होते हैं, ये भाग ही नहीं होते साले। तो इनको ना इग्नोर करिया करो, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकते। ये आंसर हो जाएगा 36 दिन। अगर वो 36 दिन के लिए गया था सियाचिन घूमने, 900 रुपए लेके 36 दिन के लिए गया था, तो डेली का खर्चा कितना था? 36 दूनी 72, 36 पंजे 125, 25 रुपए। अगर 4 दिन ज्यादा रुकेगा तो 900 रुपए में वो रुकेगा 40 दिन। 40 दिन रुकेगा तो खर्चा कितना आएगा? 90/4 22.5 रुपए। 90/4 22.5 रुपए। तो कितना कम हो गया मेरे भाई? 2.5 रुपए कम। 2.5 रुपए कम हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, आंसर है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से उड़ाना है। अब ये वाला सवाल देखो, जैसे आप सवाल नंबर 29 करिए। इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स वर परचेज्ड फॉर 840। 840 रुपए में कुछ बॉल खरीदी गई। 3 more balls could have been purchased for the same amount if each ball was cheaper by ₹5। सवाल बोला है सेम अमाउंट में, सवाल के अकॉर्डिंग सेम अमाउंट में 3 और बॉल खरीदी जा सकती थी अगर हर बॉल 5 रुपए सस्ती कर दी जाए। यह सवाल है। सवाल में यह बोला गया है कुछ बॉल 840 रुपए में खरीदी गई, गेंदों की एक निश्चित संख्या 840 रुपए में खरीदी गई थी। आगे सवाल में बोला गया है सेम अमाउंट, सेम अमाउंट यानी कि 840 रुपए में 3 और बॉल खरीदी जा सकती हैं अगर बॉल 5 रुपए सस्ती हो जाए। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स परचेज्ड। खरीदी गई बॉल्स की संख्या का पता लगाएं। खरीदी गई बॉल्स की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई ये ऑप्शन है बॉल्स। अगर बॉल का प्राइस 5 रुपए सस्ती कर दिया जाए, अगर बॉल का प्राइस 5 रुपए सस्ती कर दी जाए तो 3 और बॉल खरीद लोगे। यानी कि अगर पहले 15 बॉल मिल रही थी, अब 3 और 18 बॉल्स मिलेंगी। पहले 24 थी तो अब 3 ज्यादा 27 बॉल मिलेंगी। अगर पहले 28 बॉल खरीद रहे थे तो अब 3 ज्यादा 31 बॉल मिलेंगी। अगर पहले 21 बॉल मिल रही थी तो अब 3 ज्यादा 24 बॉल मिलेंगी। नंबर ऑफ बॉल्स पूछा है। देखो प्राइस में कितने का डिफरेंस है? 5 रुपए का। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 840 को आसानी से कटता हो। 840 ना 15 से भाग होता है ना 18 से, नहीं हो सकता। 840 रुपए ना 24 से भाग होता है, 27 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। 840 28 से भाग होता है, 31 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। यह आंसर है, यही आंसर है डी। कैसे भाई? मान लो पहले 840 रुपए में 21 बॉल खरीद रहे थे, तो एक बॉल का प्राइस कितना था? 40 रुपए एक बॉल का प्राइस। अब 840 रुपए में 24 बॉल खरीद रहे हो,
अब 840 रुपए में 24 बॉल खरीद रहे हो, तो अब एक बॉल का प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 24 तिया 72, 24 पंजे 120, 35 रुपए। तो पहले एक बॉल का प्राइस 40 रुपए था, अब 35 रुपए। तो एक बॉल के प्राइस में कितने की कमी आई? 5 रुपए की कमी आई, यही तो है, 5 रुपए सस्ता हुआ। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, डी आंसर है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो 840 को आसानी से भाग करे। 21 से हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 24 से भी हो जाएगा, डिफरेंस 5 आएगा। यहां नहीं हो सकता क्योंकि 840 31 से भाग नहीं होगा, 27 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, तो ऐसे ऊटपटांग ऑप्शन नहीं होंगे। ये तरीका है करने का, समझ में आया होगा। ये सवाल करो बच्चे, सवाल नंबर 30 करिए जी। सवाल नंबर 30 आपके सामने है। सीएचएसएल मेंस 2024 के पेपर में सवाल आया था, बनाओ। बताओ जी। देखो भाई, ये सीएचएसएल के मेंस में सवाल आया, देख लो, इतना आसान। एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान बताओ। छोटी संख्या का 9 गुना करेंगे, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल एक ही आंसर है 63, 9 से कटने वाला। 1 सेकंड में सॉल्व भाई। ये मेंस के पेपर का सवाल है, यही तो हम चाहते हैं एसएससी में सुधार, क्योंकि मेंस में मेंस लेवल के सवाल आने चाहिए। अब अगर इस तरीके से सवाल आएंगे मेंस में तो ये फर्क ही नहीं हो पाएगा किसने मेहनत करी किसने नहीं करी, कोई सब बच्चा कर लेगा ऐसे सवालों को, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक संख्या 37 को दो भागों में बांटा जाता है कि एक भाग का 5 गुना, मान लिया एक भाग x है, ये मैंने मान लिया, और दूसरा भाग मान लिया कि y है। बेसिक से बता देता हूं, बेसिक की जरूरत ही नहीं पर सवाल में। इस प्रकार से कि x प्लस वाई बराबर जो है वो 37 है, 37। 37 के दो भाग कर दिए। इस प्रकार से कि एक भाग x का 5 गुना 5x, दूसरे भाग का 11 गुना यानी कि 11y
बराबर 227 है, बराबर 227 है, 227 ऐसा बोला गया है। छोटी संख्या का 9 गुना। तो बेसिकली ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे आप x को इक्वल, चाहे आप x को सेम बना लो या y को और घटा दो। भैया जैसे यहां पे 11y है तो यहां भी 11y बना लेते, 11 से गुणा। इस पूरी इक्वेशन को 11 से गुणा करके घटा दो, घटा दीजिए मेरे भाई, आ जाएगा अपने आप। 11 से गुणा करके घटा दो। 11x में से 5x घटाएंगे 6x आएगा, 6x। 11y में से 11y घटाएंगे तो कट जाएगा, तो मैंने y को सेम करके घटा दिया। 11 गुणा 37 करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 330 और 77, 407। 407 में से 227 घटाएंगे तो 180 आ गया, 180। तो x का मान 30 आ गया, 30। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि एक भाग 30 आ गया तो दूसरा आ गया 7, क्योंकि 37 37, 37 को बांटा गया है। तो छोटी संख्या 7 आ गई, 7 का 9 गुना 63, 63 इसका आंसर हो गया बच्चे। कोई परेशानी इस पे नहीं, ये बताओ। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ये बताओ बच्चों, माना एक्स वाई जेड ऐसे फ्रैक्शन है कि एक्स इज लेस देन वाई, वाई इज लेस देन जेड। अगर जेड को एक्स से डिवाइड किया जाता है, व्हेन जेड इज डिवाइडेड बाय एक्स द रिजल्ट इज 5/2। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ जेड इज डिवाइडेड बाय एक्स द रिजल्ट इज 5/2 विच एक्सीड्स वाई बाई 7/4। ये जो विच शब्द लगा है नियरेस्ट चीज के लिए लगता है, यानी कि 5/2। जब हम जेड को एक्स से डिवाइड करते तो 5/2 आता है, जो वाई से 7/4 ज्यादा है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड एक सही 11/12 है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो जेड माइनस एक्स रेशियो वाई माइनस एक्स का मान क्या है? बहुत बढ़िया, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक्स वाई जेड 3 फ्रैक्शन है। सवाल के अकॉर्डिंग जब जेड को x से डिवाइड किया जाता है तो 5/2 आता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब जेड को x से डिवाइड किया जाता है तो 5/2 आता है, जो y से 7/4 ज्यादा है। जो 5/2 आया ना, इसकी वैल्यू y से 7/4 ज्यादा है। तो क्या यहां से y का मान नहीं निकाल सकते? जब हम z को x से डिवाइड करते हैं तो 5/2 आता है, जो y से 7/4 ज्यादा है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 7/4 उधर लाओ, 5/2 माइनस 7/4। अब 5/2 को आप लिख सकते हो भाई 10/4। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 10/4। 10/4 में से 7/4 घटेंगे 3/4, y का मान 3/4 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ये y की वैल्यू आ गई 3/4। अब हमें यहां पर मेरे दोस्तों ये निकालना, इस पे हमारी नजर क्लियर होनी चाहिए भाई। ये सवाल में दिया यदि x प्लस वाई प्लस जेड एक सही 11/12 है, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा? तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक सही 11/12। तो 12 एकम 12 प्लस 11 23/12 आ गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया जी 23/12। क्लियर है कि 12 एकम 12, 12 में 11 जोड़ेंगे 23/12। सवाल में y का मान 3/4 है, तो अगर मैं इस y की वैल्यू रख दूं यहां पे 3/4, तो x प्लस जेड आ जाएगा। यहां से बच्चों अगर हम x प्लस जेड निकालते हैं, x प्लस जेड, तो x प्लस जेड बराबर आएगा, y का मान 3/4 रख दो, उधर चला जाएगा। 23/12 में से 3/4 घटा दो। ठीक है भाई, y की वैल्यू 3/4 है, 3/4 उधर चला जाएगा। तो x प्लस जेड बराबर क्या आएगा? 23/12 माइनस 3/4। अब जैसे यहां 12 है बटे 12, 12 बना सकते 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके। अब 23 नीचे 12 आ गया, 23 माइनस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14, 14, 14, 14/12। तो x प्लस जेड आ गया 14/12, 2 से कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, 7/6। तो x प्लस जेड की वैल्यू 7/6 आ गई, आ गया। तो यहां से x प्लस जेड 7/6 आ गया, 7/6। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर।
देखो भाई, मुझे ये निकालना है, और ये तभी सॉल्व होगा जब एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा। जब तक एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं आएगा सवाल सॉल्व नहीं होगा, जब तक एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं आएगा। भाई, हमें पता चल गया कि जेड एक्स का रेशियो 5/2 है और एक्स प्लस जेड 7/6। तो क्या आप जेड और एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? भाई, अगर जेड का मान 5 है तो एक्स का मान 2 है, तो एक्स प्लस जेड क्या आएगा? 2 और 5 7। अगर x 2 यूनिट है तो z 5 यूनिट है, तो x प्लस जेड क्या आएगा? 7। 2 + 5 7। सवाल में 7 की वैल्यू 7/6 है, 1/6 गुना। सवाल में 7 की वैल्यू 7/6 है, 1/6 गुना। तो भैया जेड की वैल्यू भी 1/6 गुना होगी, 5/6। एक्स की वैल्यू भी 1/6 गुना होगी, 2/6। आप बोलोगे हाँ सर 2/6। 2/6 यानी कि 1/3। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 1/3। तो क्वेश्चन के अनुसार एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई, जेड का मान 5/6 आ गया, और वाई का मान है 3/4। वाई का मान 3/4 आ गया, 3/4। आपसे सवाल में अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू भी पूछता ही आंसर हो जाता। यहां एक्स वाई जेड का रेशियो हम निकाल लेते, क्योंकि आपसे पूछा भी रेशियो ही है। तो नीचे 3 4 6 कैल्सियम 12, 12 से गुणा कर लो। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 4 9 10 आ गया। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। रेशियो देख के रेशियो पूछा है, सिंपल वैल्यू रख लो। जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स क्या आएगा? 10 - 4 6 बटे वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्या आएगा? 9 - 4 5। 9 - 4 5। तो 6/5 आंसर है पहला। ये आंसर है। थोड़ा लंबा सवाल है जी ये। हम्म। क्या? क्या? समझ में आया जी ये? अच्छा सवाल था, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 32। अगला सवाल आएगा जी। ये सारे मिसलिनियस क्वेश्चन है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई जात बिरादरी इनकी नहीं है। ये बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, टेक्नीशियन के पेपर में आया है। विकास ने 3 एग्जाम दिए, तीनों एग्जाम में उसके द्वारा प्राप्तांक का रेशियो 3 5 6 है। विकास ने 3 एग्जाम दिए। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई हिम, 3 एग्जामिनेशन इस 3 5 6। ठीक है, जो मार्क्स स्कोर किए वो 3 5 6 के रेशियो में। रेस्पेक्टिव रेशियो मैक्सिमम मार्क्स, तीनों एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो 5 7 8 है। ठीक है, आगे बोला इफ ही स्कोर्ड 50% मार्क्स इन दी टोटल, अगर उसे टोटल 50% मार्क्स मिले, देन इन हाउ मेनी एग्जाम हैज स्कोर्ड मोर देन 50%, तो कितने एग्जाम में उसके 50% से ज्यादा आए? बहुत बड़े सवाल है। देखो भाई, विकास ने 3 पेपर दिए, तीनों पेपर में उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 7 8 के रेशियो में, 5:7:8। ये मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो है। और भाई जो उसने स्कोर किया है तीनों मार्क्स में, तीनों एग्जाम में जो उसने स्कोर किया वो 3 5 6 के रेशियो में, 3:5:6 के रेशियो में है जो उसने स्कोर किया है। ठीक है भाई, तो विकास भाई साहब ने 3 पेपर दिए, स्कोर किया तीनों एग्जाम में 3 5 6 के रेशियो में, जबकि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 5 7 8 के रेशियो में। सवाल में यह कहा गया है कि भाई अगर उसे कुल मिलाकर 50% नंबर मिले हैं, कुल मिलाकर, तो कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 50% से ज्यादा नंबर आए? यानी कि यह पूरे सवाल की हुक लाइन है कि उसे कुल मिलाकर 50% स्कोर हुआ। अब बताओ कुल स्कोर कितना हुआ है? कुल स्कोर कितना है? 5 7 12 8 20, कुल स्कोर 20 है। स्कोर कुल मार्क्स 20 है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 20। उसने स्कोर कितना किया? 3 5 8 6 14।
भाई ये तो कहीं से भी मेरे भाई 50% नहीं है। सवाल में बोला है कि कुल मिलाकर उसने 50% स्कोर किए। अगर टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 5, 7, 8, 12, 20 है तो 20 का 50% तो 10 होता है, ये 14 है। तो भाई मुझे 50% बनाना पड़ेगा, उसका कुल स्कोर 50% बनाना पड़ेगा। 50% कैसे बना लेते हैं? 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 50% कैसे बनेगा उसके स्कोर? इसको कर लेते 70, 14 पंजे 70, और इसको कर लेते 140। भाई अगर टोटल 140 हो जाता है, अगर मैक्सिमम मार्क्स 140 हो जाते हैं, तो 140 में से उसका स्कोर कितना होगा? 70, 50% हो जाएगा। 140 का 50% होता है 70, तो इस पूरे को आप 7 से गुणा कर दो, है ना। पूरा 20 था, 20 को आप 7 से गुणा कर दो। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्टे 56। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 अट्टे 56। पूरे को मैंने 7 से गुणा कर दिया। ये टोटल हो रहा था 14। 14 को 5 से गुणा कर दिया। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 थिंग 30। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 थिंग 30। इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दिया मेरे भाई। अब आप देखो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? तीनों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 140, 140। 140 में से स्कोर कितना किया? 70। तो 140 का 50% होता है 70। तो पहले ये 50% था नहीं, बनाना पड़ा। ये 50% था नहीं, बनाना पड़ा। लेकिन सवाल ने पूछा कितने सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा है? 50% मतलब आधे से ज्यादा है। देखो अगर ये 35 मार्क्स का पेपर है तो 15 नंबर है। 35 का आधा होता है 17.5, आधा 15 है, यानी कि 50% से कम। ये 49 है। 49 का आधा होता है 24.5। 49 का 50% होता है 24.5, लेकिन उसके नंबर आए 25, 50% से ज्यादा है। तीसरा सब्जेक्ट 56 नंबर का है। 56 का 50% होता है आधा 28, लेकिन उसके नंबर आए हैं 30, यानी कि 50% से ज्यादा आए हैं। तो आंसर है दो। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 50% से ज्यादा आए, दो सब्जेक्ट में। पहला ऑप्शन नहीं है, दो सब्जेक्ट आंसर है। दूसरा तीसरा सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये वाला गजब का क्वेश्चन। आगे चलेंगे। 33वां। अगला सवाल, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच है। अगर हर बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है। भाई एक कमरे में कुछ लड़के हैं और कुछ जो है बेंच है। अगर हर बेंच पर हम 5 लड़के बिठा दें, भाई 5 5 बैठो, तो 2 लड़के बेचारे खाली रह जाएंगे, उनके पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है। ये एक केस है। अगला केस, अगर हर बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रहती है, यानी कि 2 बेंच बिल्कुल खाली रहेगी भैया। तो पूछा बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग क्या है। बेंच कितने हैं, नंबर ऑफ बेंचेस, और नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो क्या है। तो इस तरह के सवाल आते हैं ना, बेंच लड़के बिठाने वाला। लड़के किस पे बैठेंगे? बेंच पे। तो मैंने मान लिया मेरे भाई एक्स बेंच है। मैंने मान लिया कि यहां एक्स बेंच है, कमरे में एक्स बेंच है। आपको यहां पे 2 केस दिए गए, 2 केस। एक केस मेरे भाई ये रहा, एक केस ये रहे, ये रहा, और दूसरा केस मेरे दोस्तों ये रहा। एक केस में बेंच पे 5 बच्चे बिठा रहे हैं, दूसरे में 6 लड़के बिठा रहे हैं। दोनों ही केस में लड़के तो सेम है, तो आप लड़कों की संख्या को बराबर कर दो, बॉयज की संख्या को इक्वल कर दो। भाई एक कमरे में कुछ लड़के हैं और कुछ बेंच है। अगर हर बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के लिए कोई बेंच नहीं है। अगर एक्स बेंच है मेरे भाई, अगर हर बेंच पर 5 लड़के बिठाएंगे तो कितने लड़के हो जाएंगे? 5x। भाई एक्स बेंच है, हर बेंच पर 5 5 5 5 बिठा दिए, तो एक्स बेंच पे कितने बैठेंगे? 5x लड़के। 2 लड़के अब भी खाली हैं, 2 लड़के बेचारे खड़े रहेंगे, उनके लिए बेंच ही नहीं है, यानी कि प्लस 2 लड़के और हैं, प्लस 2 बॉयज और हैं, उनके लिए तो बेंच ही नहीं बची। तो ये लड़कों की संख्या है। आगे देखेंगे, अगर हर बेंच पर 6 लड़के बिठा दें तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं।
अगर हर बेंच पर 6 लड़के बिठाते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती हैं। अगर यानी कि एक्स बेंच है, एक्स बेंच यूज नहीं होती, एक्स माइनस 2 ही बेंच यूज होती हैं। अगर हर बेंच पे 6 लड़के बिठाते हैं तो एक्स बेंच टोटल है, एक्स बेंच यूज नहीं होती, एक्स माइनस 2 बेंच यूज होती है, यानी कि एक्स माइनस 2 बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? अगर एक्स बेंच है, हर बेंच पे 6 लड़के बिठाते तो 2 बेंच खाली रह जाती है, यानी कि एक्स माइनस 2 बेंचों पर 6 लड़के बैठते, एक्स माइनस 2 बेंच पर 6 लड़के बैठते। तो ये भी लड़कों की संख्या, ये भी लड़कों की संख्या है, ये भी लड़कों की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर कर देते हैं। यहां से एक्स कितना आएगा? 6x और 5x का डिफरेंस एक्स, एक्स बराबर क्या आएगा? 6 दूनी माइनस का 12, माइनस 12 इधर आएगा, 12 2 14, यानी कि 14 आ गया भैया, 14। क्लियर है? 6 दूनी 12 2 14, हाँ एक्स का मान 14 आ गया, यानी कि 14 बेंच है, 14 बेंच है। आपसे पूछा, अगर लड़के पूछा होता लड़के, तो एक्स का मान 14, चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, यहां रख लेते हैं 14, यहां पर रख लेते हैं, तो 14 पंजे 70 तो 72, यानी कि 72। तो 72 बॉयज हैं, यानी कि अगर बेंच 14 हैं तो लड़के कितने हैं? 72। तो बेंच और लड़कों की संख्या का योग आ गया जी 86। 86 इसका आंसर है, सी ऑप्शन 86 करेक्ट है। आप बोलोगे यस सर एकदम करेक्ट है। आगे चलेंगे, ये बताओ। ये सवाल देखिए, सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया, मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 34, बनाओ जल्दी से। जल्दी करो भाई, फटाफट फटाफट। मिसलेनियस सवाल है, 2-4 सवाल ही रह गए हैं, ये खत्म है भाई। रवि और कविता में से देखो, ये ऐसा ही सवाल है, ये ऐसा ही सवाल है, इसको खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 34 को जैसे 33 में हुआ है, ये वाला करेंगे। सवाल नंबर 35, सीएचएसएल 2024 के पेपर का सवाल है मेरे भाई, सीएचएसएल का। राजू के पास 11,000 रुपए है, नया लैपटॉप खरीदने के लिए हर हफ्ते 5,000 की बचत करना शुरू कर देता है। देखो, राजू के पास 11,000 रुपए हैं, वो हर हफ्ते 5,000 रुपए की बचत करना शुरू कर देता है। रमेश के पास 60,000 रुपए हैं और वो, समझ में नहीं आया भाई क्या कहना चाह रहा है। वह अपनी कला कक्षा पर हर सप्ताह 2,000 रुपए खर्च करना शुरू कर देता है। क्या कोई ऐसा सप्ताह होगा जब उनके पास समान धनराशि होगी? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है, बताओ। देखो, राजू के पास 11,000 रुपए हैं, राजू हर महीने 5,000 रुपए बचत करना शुरू कर देता है लैपटॉप खरीदने के लिए। रमेश के पास 60,000 रुपए हैं, रमेश हर हफ्ते 2,000 रुपए खर्च करना शुरू कर देता है अपनी आर्ट क्लास के लिए। क्या कोई ऐसा वीक होगा जब दोनों के पास सेम अमाउंट होगा मेरे भाई? क्या कोई ऐसा वीक होगा? मान लीजिए मेरे भाई एन वीक के बाद, मान लीजिए एन वीक के बाद दोनों के पास सेम अमाउंट होगा, मान लीजिए। तो देखिए, राजू के पास 11,000 रुपए स्टार्टिंग में, कितने रुपए? 11,000। मान लीजिए एन वीक के बाद दोनों के पास सेम अमाउंट होगा। राजू हर हफ्ते 5,000 रुपए बचाता है। अगर राजू हर हफ्ते 5,000 रुपए बचाता है तो एन हफ्तों में कितना बचाएगा? 5,000 गुणा एन, ये राजू का अमाउंट होगा एन हफ्तों के बाद। रमेश के पास 60,000 रुपए, रमेश हर महीने 2,000 रुपए, हर हफ्ते 2,000 रुपए खर्च करता है।
तो एन हफ्तों में कितना खर्च कर देगा? 2000 एन। एक हफ्ते में 2000 खर्च करता है, एन हफ्तों में खर्च करेगा 2000 एन। मैंने मान लिया कि एन हफ्तों के बाद दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा। बताओ क्या ये सॉल्व हो पा रहा है? 60,000 में से अगर मैं 11,000 घटाऊंगा तो 49,000, 49,000 आएगा मेरे भाई, इधर आएगा, जोड़ जाएगा, 5 2 7,000 एन, 7,000 एन आ गया। यानी कि ये तो पूरा का पूरा कट गया, 7 7 49, यानी कि 7 वीक्स, बिल्कुल सही है, यस। 7 वीक के बाद, 7 वीक के बाद उनके पास अमाउंट सेव होगा, एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। सवाल नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ये बताइए। अगला सवाल, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है, लेकिन वो हर लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है। कितने टाइम में वो 40 लाइन वाले 23 पेज टाइप करेगा, जिस पर वह पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है? ऑन विच ही लिव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का सवाल है। देखो, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, लेकिन वो हर लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा है, तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है? 2 लाइन। अगर कोई आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है। अब जैसे मेरे भाई ये लाइन होती हैं, हम क्या करते हैं कि इधर इधर कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं ना, है ना, लेफ्ट और राइट में कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं मार्जिन। वो 8% मत जगह खाली छोड़ देता है। अगर 100% में से 8% मार्जिन छोड़ रहा है, यानी कि वो 92% ही टाइप करता है, तो वो आदमी 2 लाइन का 92% ही टाइप करता है। ये आदमी की स्पीड है। आदमी की स्पीड क्या है मेरे भाई टाइप करने की? 10 मिनट में 20 लाइन, तो 1 मिनट में 2 लाइन। लेकिन 2 लाइन भी पूरी टाइप नहीं करता, 8% स्पेस छोड़ देता है। 100% में से 8% स्पेस छोड़ दे तो 92% ही टाइप करता है। तो बोला है कितने टाइम में वो 40 लाइन वाले 23 पेज टाइप करेगा। अब उसे 23 पेज टाइप करने, टोटल कितने पेज टाइप करने मेरे भाई? 23 पेज टाइप करने। और हर पेज पर 40 लाइन है, 40 लाइन हर पेज पर है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा टाइप करने में? लेकिन वो पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। पहले से 25% ज्यादा मार्जिन, यहां पेज फंस जाता है। पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था? 8%। तो 8% से भी 25% ज्यादा मार्जिन, पहले कितना मार्जिन छोड़ रहा था वो? 8%। लेकिन अब पहले से भी 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है। पहले मार्जिन से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है अब। तो 8% का 25% होता है 1/4, 2%। तो 8% में 2% जोड़ूंगा, 10%। यानी कि अब वो 10% मार्जिन छोड़ रहा है। 100% अगर टाइप करना है तो 100 में से 10% मार्जिन छोड़ रहा है। तो टाइप कितना कर रहा है? 90%। 23 पेज टाइप करने, उनमें 40 लाइन है हर पेज में, लेकिन पहले जितना मार्जिन छोड़ रहा था 8%, अब उससे 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है। यानी कि मेरे भाई अब वो 8 का 25% होता है 1/4, 10% मार्जिन छोड़ रहा है। तो टाइप कितना करेगा? 100 में से 10 घटाओ, 90%। तो आदमी को इतना लाइन टाइप करनी है, इतनी लाइन आदमी को टोटल टाइप करनी है। जबकि 1 मिनट में कितनी टाइप करता है ये आदमी? को टोटल इतना काम टाइप करना है, इतनी लाइंस टाइप करनी है। 1 मिनट में 2 × 92% टाइप करता है। तो टोटल टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर दो। कुल टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे, परसेंटेज कट जाएगा। 23 चौका 92, 4 दूनी 8 से 40 5 बार कट जाएगा। 90 पंजे 450 मिनट आ गया। और 450 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे लगेगा मेरे भाई सवाल को, उसको टाइप करने में। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल नंबर है 37, ये बताइए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, करो।
केशव जल्दी से करिए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। सवाल बोला एक क्लास में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू दैट ऑफ हु फेल्ड इज 7:3। पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है। अमोंग बॉयज द नंबर ऑफ दोज हु पास टू दोज हु फेल्ड आर इन द रेशियो 2:1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बॉयज में जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या 2:1 के रेशियो में है। बॉयज में जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या का रेशियो 2:1 है मेरे भाई, 2:1। तो आपसे पूछा अमोंग गर्ल्स में जो पास हुई हैं और जो फेल हुई हैं उनका रेशियो क्या है। गर्ल्स में जो पास हुई हैं और जो फेल हुई हैं उनका रेशियो क्या है मेरे भाई, ये बताओ जल्दी से बताओ जी। बहुत बढ़िया सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है, तो इंटेलिजेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। एक क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:5 है, जबकि पास होने वाले और फेल होने वाले स्टूडेंट का रेशियो 7:3 है। अरे पास फेल भी तो लड़के लड़कियों में से होंगे, यानी कि यहां बॉयज प्लस गर्ल्स हो रहा है 8, बॉयज प्लस गर्ल्स हो रहा है 3:5 8, जबकि पास फेल होने वाले कितने हो रहे हैं 7:3 10। तो इनको क्या कर लेते हैं, इक्वल इक्वल कर लेते हैं। पास और फेल होने वाले भी मेरे दोस्त इक्वल इक्वल कर लेते हैं, 8 और 10 को बराबर बना लेते हैं। तो यहां भी 10 है ना, इसको 8 बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, 0.8 से गुणा कर लेते हैं, 0.8 से गुणा ये कर लेते हैं कि बॉयज आसानी से हो रहा है अभी पास पे। चलो तो भैया मान लिया बॉयज और गर्ल्स 3:5 है, एक क्लास में 3 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, एक क्लास में 3 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। बोला पास होने वाले बॉयज और फेल होने वाले बॉयज का रेशियो 2:1 है। तो पास होने वाले और फेल होने वाले बॉयज का रेशियो 2:1 है, तो 3 तो 2:1 में आसानी से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 बॉय पास हुए, एक जो है बॉय फेल हुआ है। अगर 3 बॉय पास हुए हैं तो 1 बॉय फेल हुआ है। सवाल के अनुसार पास होने वाले फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है। तो देखो 7 पास होने वाले फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 7:3 है। 10 को भी 8 बनाने के लिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 3 और 5 8 है, टोटल स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स 8 है, तो इसको 0.8 से गुणा कर लेते हैं, 5.6 और 2.4, यानी कि 5.6 अगर स्टूडेंट पास हुए हैं तो 2.4 फेल हुए हैं। 5.6 अगर पास है तो 2.4 फेल है, यानी कि अगर 2 बॉय पास होने वाले 5.6 हैं, इसमें 2 बॉय पास हुए, तो लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 5.6 में से 2 घटाएंगे 3.6। तो लड़कियां फेल कितनी हुई है मेरे भाई, अगर फेल होने वाले 2.4 है जिसमें से एक लड़का फेल हुआ है, तो लड़कियां कितनी फेल हुई है 1.4। तो पास होने वाली लड़कियां और फेल होने वाली लड़कियां ये हैं 3.6 और 1.4। इनका रेशियो कितना आ गया, 2 से काट लेंगे, 18:7, 18:7 आंसर आ गया। जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा है आप भी वैसे करें, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, और इसका आंसर सी ऑप्शन है, ना कि बी ऑप्शन। लॉजिक यह है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पास 3 8 है, यहां टोटल स्टूडेंट 10 है, तो 10 को भी 8 बनाने के लिए 10 को 8 बनाने के लिए 0.8 से गुणा कर दो, तो 5.6 पास हुए हैं और 2.4 फेल हुए हैं टोटल, और सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। डी एंड आखिरी सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे। रेशियो नाम का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। इसमें हमने आपको सारे बेसिक सवाल कराए, फिक्स टाइप के सवाल कराए, मिसलेनियस क्वेश्चन कराए, सिक्कों वाले सवाल कराए, कुछ भी बचा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां रिवीजन करिएगा।